लास्ट चैप्टर हमारा क्या है? पॉलिटिकल चेंज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल बदलाव, राजनीतिक बदलाव 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर, ठीक है ना, जो राजनीतिक बदलाव हुए थे 18वीं शताब्दी में। उसके बाद देखो क्या होता है, जो मुगल एम्पायर था, यानी कि ग्रेट मुगलों के काल में, यानी कि जो उस समय के जो बड़े महान नेता के काल में क्या हुआ कि ये मुगल्स थे, ये बहुत अच्छे मुगल एम्पायर बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हुआ था। जो मुगलों का फाउंडेशन था, यानी कि जो मुगल बादशाह बाबर के माध्यम से रखा गया था। अकबर वाज द ग्रेटेस्ट रूलर अमंग ऑल द मुगल एम्परर। सभी मुगल बादशाहों में से सबसे महान किसको माना जाता है? अकबर को माना जाता है, ठीक है। But by the end of औरंगजेब reign, the Mughal Empire had begun to decline. लेकिन क्या होता है, औरंगजेब की मौत के बाद क्या होने लगता है, जो मुगल बादशाहत होती है वो समाप्त होने लगती है, खत्म होने लगती है। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली। औरंगजेब की मौत के बाद क्या होता है, मुगल सल्तनत एक तरीके से बहुत तेजी से खत्म होने लगती है, ठीक। लेटर मुगल्स, यानी कि लेटर मुगल उनको बोला जाता है जो औरंगजेब के मौत के बाद शासक बने, ठीक। द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर नोन एज लेटर मुगल्स, यानी कि लेटर मुगल्स उनको बोला जाता है जो औरंगजेब की मौत के बाद जो इनकी उसके उत्तराधिकारी बने, उसको क्या बोला जाता है? लेटर मुगल्स बोला जाता है। इन्होंने तकरीबन भारत पे कितना शासन किया था? 150 सालों तक भारत पे राज किया था। 1707 से लेके 1857 तक। 1857 एक बहुत महत्वपूर्ण साल माना जाता है इतिहास में, भारत के इतिहास में। वो इतिहास क्या है कि हम अंग्रेजों से आज़ाद होने के लिए प्रथम अपना युद्ध करते हैं। पहली बार उनके खिलाफ क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में। तो 1857 में जब विद्रोह होता है तो उसमें लास्ट जो मुगल एम्परर होते हैं बहादुर शाह जफर, क्या करते हैं? इस विद्रोह का लीड करते हैं, यानी कि उसका नेतृत्व करते हैं, ठीक। ये इतने कमजोर हो गए थे, इनएफिशिएंट हो गए थे और करप्ट बहुत ज़्यादा हो गए थे शासक कि ये क्या करते हैं, हु कुड नॉट प्रिवेंट द ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर, जो मुगलों के सल्तनत को बचाने से रोक ना पाए, ठीक है। औरंगजेब की मौत होती है 1707 में। उसकी मौत के बाद देखो क्या होता है, जो इंडिया में विथ हिज डेथ इंडिया अगेन इंटर्ड अ पीरियड ऑफ क्राइसिस फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी। इंडिया में देखो बहुत सारे क्राइसिस होने लगते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में बहुत सारे क्राइसिस होने लगते हैं, तकरीबन 50 सालों तक। हाफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 50 सालों तक, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली क्या करते हैं? भारत पे कूच करते हैं, यानी भारत पे आक्रमण करते हैं। ये समय ऐसा था जो इन्वेजन था, ये आक्रमण जो था, डिल्ट अ वेरी सवेयर ब्लो टू द ऑलरेडी डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द मुगल्स, यानी कि जब मुगलों की सत्ता जब समाप्त हो रही थी तो उसमें जब अहमद शाह अब्दाली और जो दोनों भाई थे अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह, ये दोनों जब आक्रमण करते हैं, इससे मुगलों की सल्तनत और कमजोर हो जाती है, ठीक है। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला क्या कर रहा था? दिल्ली के ऊपर शासन कर रहा था। उस समय जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो दिल्ली के ऊपर शासन कर रहा था, ठीक है। He was defeated by नादिर शाह। उसको कौन हराता है? नादिर शाह के माध्यम से उसको हराया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला को कौन हराता है? नादिर शाह हराता है। और नादिर शाह क्या कर देता है? नादिर शाह वाज द रूलर ऑफ पर्सिया। नादिर शाह कहाँ का शासक था? पर्सिया वर्तमान में जो ईरान है उसको क्या बोला जाता है? पर्सिया कहा जाता है, ठीक है। उसने भारत पे आक्रमण कब किया था? 1739 AD में किया था। उसने दिल्ली को लूटा और लूटने के बाद कहाँ चला गया? करनाल, ठीक है। उसने अपने साथ हीरे सोने और बहुत कीमती चांदी और जो कीमती जवाहरात थे वो सबको साथ लेके चला गया, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे पैसे भी लूट के ले गया उसने। देखो he also looted the famous big of
प्रेस्टीजियस डायमंड कोहिनूर। अब देखो उसने बहुत जो कीमती, उस समय का जो प्रचलित बहुत कीमती था, किसका, पीकॉक थ्रोन यानी कि मोर का जो राजगद्दी थी उसको उठा ले गया था। और जो सबसे कीमती सोना, जो हीरे की बात होती है तो दुनिया का जो सबसे कीमती हीरा होता है वो कोहिनूर होता है। क्या होता है? कोहिनूर भारत का हीरा होता है। तो उसको लूट के कौन लेके जाता है? कौन लेके जाता है? नादिर शाह लेके जाता है। ठीक है, कहानी सुनो, मजा आएगा। ठीक है ना। तो फिर इसके बाद देखो, जब अहमद शाह अब्दाली 1761 में आक्रमण करता है तो उसने मुगल एम्पायर की जो नींव होती है पूरा हिला देता है। ठीक है, तो द ऑलरेडी टॉटरिंग एम्पायर इज द वर्ज ऑफ कोलैप्स, यानी कि जो एक तरीके से जो समाप्त हो रहा था, मुगल सल्तनत जो समाप्त हो रहा था वो धीरे धीरे एक तरीके से क्या होने लगा, और भी कंगाल होने लगा। ठीक है, उनमें से कुछ देखो, कुछ महत्वपूर्ण जो शासक थे जैसे बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फारुखसियार, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था? 1707 से लेकर 1712 ईडी तक। उसका उत्तराधिकारी कौन बना? जलंधर शाह बनता है। फिर उसके बाद जो शासन था वो उसने कुछ ही महीनों तक शासन किया था। जलंधर शाह कितने महीने शासन किया था? कुछ ही महीने शासन किया था। फिर उसके बाद एक पपेट किसको बोला जाता है? कि जैसे कि मैं तुमको रहम करम पे, जैसे कि मैं तुम पे आक्रमण किया, मैं तुमको हरा दिया, फिर उसके बाद क्या किया, मैं तुमको बोलूँगा कि तुम जाओ अपने क्षेत्र पे, अपने प्रोविंस पे क्या राज करो, लेकिन जो मैं कहूँगा वो करना है, तुम अपने मन से नहीं करोगे। उसको बब्बू तो जैसे कि बोला जाता है कि रट्टू तोता होता है ना, रट्टू तोता नहीं जानते कि जो हम बोलेंगे वही तुमको बोलना है। ठीक है ना, वो चीज़ें होती है, पपेट उसको बोला जाता है। तो और सारी ताकत किसके हाथ में थी? जुल्फिकार खान, यानी कि जो उस समय का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ, मतलब एक महत्वपूर्ण पावरफुल नोबल होता था। फारुखसियार उसके बाद अगला शासक बनता है, उसने सैयद ब्रदर, ही वाज कंट्रोल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स। तो फारुखसियार जो इसके बाद जो शासक बनता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? सैयद ब्रदर्स करते हैं, अब्दुल्ला खान बरा और हुसैन अली खान बरा। ठीक है, इनको किंग हुसैन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नहीं, किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है। अब्दुल्ला खान बरा और हुसैन अली खान बरा, ये क्या थे? ये दो सैयद ब्रदर्स थे जो क्या करते थे? फारुखसियार पे कब्जा किए थे, फारुखसियार को कंट्रोल करते थे, और इनको क्या बोला जाता था? किंग मेकर्स बोला जाता था। ये सैयद ब्रदर्स को क्या बोला जाता था? किंग मेकर्स बोला जाता था। 1719 एडी में उन्होंने फारुखसियार को राजगद्दी से हटा दिया। फिर 1720 में उन्होंने किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाया दिल्ली में। जब उसका शासन खत्म होता है तो मुगल एम्पायर क्या होता है? एग्जिस्टेड ओनली इन नेम, यानी कि जो मुगल सल्तनत होती है वो सिर्फ नामों में बसी रहती है। फिर एक तरीके से एक पूरे तरीके से समाप्त हो जाती है मुगल सल्तनत। तो सिर्फ क्या होता है? कागजों में मुगल सल्तनत बची रहती है कि हाँ मुगल सल्तनत भी कभी होती थी। समझा है? फिर इसके बाद ये कन्फर्म्ड हो गया, ये कन्फाइंड हो गया टू स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड अराउंड दिल्ली। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल, यानी कि जो बहादुर शाह जफर थे वो लास्ट मुगल एम्परर, यानी कि लास्ट मुगल बादशाह के तौर पे जाने जाएंगे। ही वाज ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश हु लेड द फाउंडेशन ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया। ये क्या था? इसमें ये दिया गया है कि जो अंग्रेजों ने भारत में अपनी नींव रखी थी, शासन करने की नींव रखी थी, उन्होंने बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका और उन्होंने ये बोला था कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई मुगल सल्तनत यानी कि मुगल बादशाह नहीं होगा। ये बहादुर शाह जफर लास्ट बादशाह होंगे। तो कैद करते हैं जब 1857 की क्रांति होती है, तो उस 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को कैद करने के बाद काम दे देते हैं, बर्मा भेज देते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट किंगडम्स, स्वतंत्र साम्राज्य यानी कि आजाद साम्राज्य। जब मुगल शासन का जब मुगल शासन का अंत होता है तो उसके बाद देखो क्या होता है? देयर केम इनटू एग्जिस्टेंस सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड पावर्स लाइक सिख, मराठास एंड राजपूत, यानी कि जो
मुगलों का जब अंत होता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग शासकों का नाम सामने आता है। जैसे उसमें कौन कौन थे, सिख थे, मराठास थे और राजपूत थे। सिख देखो, यानी कि बाबर के शासनकाल के समय जो गुरु नानक थे उन्होंने क्या किया था, सिख रिलीजन यानी कि सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना कब होती है, बाबर के शासनकाल के दौरान, ठीक है। वो जो गुरु नानक थे क्या थे, सिखों के प्रथम गुरु के तौर पे जाने जाते हैं। जो सिख होते हैं ये बिकम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स अंडर गुरु गोविंद सिंह। जो सिख होते थे ये देखो कब ताकतवर बनते हैं, किसके शासनकाल में साथ ताकतवर बनते हैं, गुरु गोविंद सिंह के शासनकाल में ये बहुत ही ताकतवर बनते हैं। और उन्होंने एक मिलिट्री की स्थापना किया था जिसको खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है, जो मुगलों के खिलाफ लड़ते थे, ठीक है। इट्स सोल पर्पज वाज टू डिफेंड द कम्युनिटी फ्रॉम ऑपरेशन। इनका मेन मकसद ये था कि इनको हमारे खिलाफ जो भी विद्रोह करेगा हम उनको उसको हराना है, उसको दबाना है, ठीक है। इनकी सोच ये भी थी, establish a Sikh state in Punjab and said that all the gurus had the same spirit as Guru Gobind Singh, Guru Granth Sahib has, ठीक है। इनका मेन मकसद ये भी था कि पंजाब में सिख समुदाय की स्थापना किया जाए और जितने गुरु हैं वो सभी सेम स्पिरिट पे काम करेंगे जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। इनकी पवित्र ग्रंथ होती है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो उनके अनुयायी थे बंदा बहादुर, उन्होंने क्या किया था, सिख लेड द सिख इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स, यानी कि इन्होंने नेतृत्व किया था मुगलों के खिलाफ युद्ध में, ठीक। तो जब उसके बाद देखो जब 18वीं शताब्दी का दूसरा हिस्सा आता है, 18वीं शताब्दी का मतलब मध्यकाल के बाद दूसरे समय में, जैसे 1850 के बाद या 1750 के बाद, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के आधे में फिर क्या होता है, जो सिख होते हैं उन्होंने 12 स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए थे। कितने? 12 स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए थे। ये ग्रुप इनको किस नाम से जाना जाता था, मिसिल्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? और सभी मिसिल्स में एक देखो क्या होते थे, कंट्रोल्ड स्पेसिफिक एरिया एंड हेड लीडर, मतलब एक विशेष क्षेत्र पे इनका कब्जा होता था और उनका एक नेता होता था, ठीक है। दे कैरीड ऑन देयर एक्टिविटीज विद इन देयर टेरिटरीज, ये देखो क्या होता है, ये दे कैरीड ऑन देयर एक्टिविटीज, ये अपने गतिविधियों को क्या करते थे, अपने क्षेत्रों में लेके जाते थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत तक महाराजा रणजीत सिंह द लीडर ऑफ सुकेर चकिया मिसिल यूनाइटेड ऑल द मिसिल्स, यानी कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे ये किसके नेता थे, सुकेर चकिया मिसल यूनाइटेड ऑल द मिसल्स, उन्होंने सभी मिसल्स को यूनाइटेड किया। ही एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन पंजाब, उन्होंने पंजाब में एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य स्थापित किया, ठीक। अब इसके बाद बात आती है राजपूतों की, ठीक है। राजपूतों ने भी इतिहास में बहुत सारे कारनामे किए हैं, अभी भी कारनामे होते हैं इनके, ठीक। द राजपूत वर वेरी फ्रेंडली विद मुगल्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के शासनकाल में जो राजपूत थे वो मुगलों के बहुत ही हितैषी हुआ करते थे। क्या थे? हितैषी का मतलब दोस्त यार होते थे मुगल के, यानी कि मुसलमानों के, ठीक। दे फेल अपॉन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब, फिर जब अकबर का शासनकाल खत्म होता है, औरंगजेब का जब शासनकाल आता है तो उनको ये क्या होता है कि वो मुगलों से थोड़ा सा अपने आप को अलग होने लगते हैं क्योंकि औरंगजेब की नीतियां और अकबर की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक। तो उनमें से जब 18वीं शताब्दी के समय बहुत से जो राजपूत स्टेट से अपने आप को क्या कर लिए थे, स्वतंत्र घोषित कर लिए थे, जबकि उनमें से कुछ फेल्ड हो गए थे टू ऑर्गेनाइज एंड यूनाइट देमसेल्फ इनटू अ सिंगल स्ट्रॉन्ग पावर, जबकि उनमें से कुछ लोग विफल हो जाते हैं अपने आप को खुद सिंगल और एकलौता ताकत दिखाने में, ठीक है। द मोस्ट इनलाइटेड राजपूत रूलर ऑफ दिस पीरियड वाज सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर, ठीक है, आमेर, अंबर बोलो या आमेर बोलो, ठीक है।
जो मोस्ट सिविल यानी कि राजपूतों को समय राजपूतों के जो सबसे ताकतवर शासक हुए, उनका क्या नाम था? सवाई राजा जय सिंह अम्बेर के। उन्होंने 44 साल तक शासन किया था। कितने साल तक? 44 साल तक शासन किया था। उनकी मौत कब होती है? 1743 एडी में होती है। वो देखो एक बहुत ही क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे। वो बहुत ही एक महान एस्ट्रोनॉमर, खगोलविद थे, ठीक है, इंजीनियर भी थे, बिल्डर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे और लर्निंग ऑफ साइंस। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों की एक तरीके से जिज्ञासा रहती थी, हर चीज़ों को लेकर। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेटिव्स बनाए। ऑब्जर्वेटिव का मतलब जो खोज बीन करने वाली प्रयोगशाला जो होती है, वो चीज़ों का निर्माण कराया। दिल्ली में है, मथुरा में, वाराणसी, उज्जैन, जयपुर में। उन्होंने ही पिंक सिटी का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान की राजधानी जिसको जयपुर बोला जाता है, ठीक है। He founded the Pink City, जयपुर and made it his capital। इसको देखो बहुत बेहतरीन तरीके से, द ब्यूटीफुल सिटी वॉज वेल प्लान एंड बिल्ट ऑन साउंड साइंटिफिक लाइन्स। जो पिंक सिटी है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से, प्लान तरीके से उसको बनाएंगे कि कहाँ क्या होगा, कैसे घर होगा, कहाँ रास्ते होंगे, कहाँ सड़कें होंगी, कहाँ नहरें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ होंगी, वो सारी चीज़ें एकदम प्लान्ड वे में बनाई गई हैं। There were a large number of other small Rajput kingdoms which however never attempt any confederation even after the decline of Mughal Empire and remained loyal to the British as well। इनके बाद देखो कुछ मुगल यानी कि कुछ राजपूत शासक ऐसे भी थे जो क्या करते थे कि मुगलों के साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी अपने आप एक स्वतंत्र राजा घोषित नहीं कर पाए और अंग्रेजों के गुलाम बन के रहे, या आप मान लो कि अंग्रेजों के लॉयल बन के रहे। लॉयल का मतलब गुलाम ही समझ लो। तो राजपूत हमारे खत्म हो गए। अब बात किसकी आती है? उध पता नहीं है, पहली बार सुना हो, ठीक है। देखते हैं। सादात खान, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर हेल्प द मुगल एम्पायर इन ओवरथ्रोइंग द सैयद ब्रदर्स। यानी कि एक तरीके से जो सादात खान थे, एक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों मुगलों की मदद की थी, इसको सैयद ब्रदर्स को उखाड़ के, ठीक है। एज रिवाज यानी कि इनाम के तौर पे ही वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ उद, यानी कि उसको क्या स्थापित किया गया? वो गवर्नर के तौर पे उसको स्थापित किया गया, ठीक है। उसका जो सनीला था, सफदरजंग, ठीक है। ये तुम दिल्ली में जाओगे ना, सफदरजंग नाम की एक जगह है, तो दिल्ली में तुम्हारा घूम लोगे तो लगेगा कि मुगल बादशाहों का ही दिल्ली उन्हीं की बसाई थी, तो दिल्ली में उन्हीं का नाम ज़्यादा है हर जगह पे। हजरत निजामुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन, दुनिया भर का जो भी छिले। तो उसके जो उसका दामाद था सफदरजंग, जो क्या उसका उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है। वो सक्सीडेड हिम एज द नवाब, जो आल्सो बिकेम द वजीर ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह की मौत के बाद क्या होता है? वो वजीर बनता है। एज द मुगल पावर डिक्लाइन, जैसे मुगल साम्राज्य समाप्त होता है, फाउंडेड एंड इंडिपेंडेंट डिनास्टी इन उद एंड टुक मेजर्स टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज प्रोविंस। यानी कि जब मुगलों का शासन समाप्त होता है तो क्या करता है, जहाँ पे वो गवर्नर साहब उसको बनाया गया था, वहाँ पे अपने आप स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है और अपने क्षेत्र में, अपने प्रोविंस में क्या करता है, प्रांत में कुछ सुधार करने, प्रशासनिक सुधार करने लगता है। अंडर हिम एंड हिज सन, उसके शासनकाल में और उसके बेटा के शासनकाल में सुजाउद्दौला एक नए काल की शुरुआत होती है, जिसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की स्थापना की गई थी, शांति और समृद्धि, ठीक है। जो नवाब थे उद के, वो हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ नायब वजीर, यानी कि जो उसको किस टाइटल से अपने आप को सम्मानित किया था? नायब वजीर के नाम से। अपॉइंटेड बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम टू द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज, यानी कि उसने क्या किया था कि अपने दरबार में या अपने कार्यालय में हिंदू और मुस्लिम दोनों को महत्वपूर्ण रोल दिया था। दे हैड अ पावरफुल आर्मी एंड देयर अथॉरिटी एक्सटेंडेड अप टू रोहिल्ला खंड,
इनके पास एक बहुत ही ताकतवर सेना होती थी और उनकी जो अथॉरिटी थी, ठीक है, वो कहाँ तक फैली थी? रोहिला खंड तक फैली थी। अब इसके बाद बात आती है जाट की। इसकी जाट ही तुमको उधर मिलेंगे, दिल्ली हरियाणा के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में जाट मिलेंगे, ठीक। The Jats occupied the area surrounding Delhi, Agra and Mathura on both sides of the Yamuna River. जो जाट थे, इन्होंने देखो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इनका कब्जा होता था, जैसे कि आगरा हो गया, मथुरा और उसके बाद यमुना नदी के दोनों इस पार भी और उस पार भी, ठीक है। ये देखो देवर चीफली प्रेजेंट्स, ये अक्सर करके क्या होते थे? किसान होते थे। जब औरंगजेब ने क्या किया था? लैंड रेवेन्यू का हिस्सा बढ़ा दिया था, 1/3 से कर दिया, 1/3 से क्या कर दिया था? आधा हिस्सा जब कर दिया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? दे रोज अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुला, वो गोकुला के नेतृत्व में हुए। हाउएवर दे वर ब्रूटली सप्रेस्ड, उनको क्या किया गया था? उनको बहुत बुरी तरीके से दबा दिया गया, कुचल दिया गया। द जाट्स कंटिन्यूज टू राइज टाइम एंड अगेन। जाट क्या होते थे कि समय समय पे अपने आप को ऊपर की तरफ यानी कि राइज करते रहते थे। दे आल्सो फेल्ट अगेंस्ट द मुगल पॉलिसी ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। उनको ये भी मतलब उनको ये लगता था कि जब मुगलों के शासनकाल में हमारे साथ क्या होता था कि धर्म को लेके भेदभाव किया जा रहा है हम लोग के साथ, ठीक है। जब औरंगजेब की मौत होती है तो उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, जिसको क्या नाम बोला जाता है? भरतपुर। किसके शासनकाल में? बदन सिंह और चूड़ामल के शासनकाल में सहयोग से, ठीक है। जो जाट होते हैं जाट स्टेट ग्लोरी अंडर सूरजमल, यानी कि जाटों की जो, जब मैं बोलूँगा ना तो यहाँ पे क्लिक करना ना, ठीक है, क्लिक करो। फिर उसके बाद क्लिक कर भाई। ये सब थंबनेल बनाने का काम आएगा, रिएक्शन वीडियो ना सीधे बना दे और उस पे लिख देंगे जिससे लगेगा। उसके भी जो सबसे नीचे वाले सब वो भी लाख। चलो देखो कहाँ है हम? जो जाट यानी कि जाट जब अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ किए तो किसके शासनकाल में किए थे? सूरजमल के। किसके? सूरजमल और ठीक है ना। फिर कहाँ गया? स्टेट डिक्लाइन यहाँ से special features of the Jat state was that whenever the state was at war, the peasants to picked up armed and fought by the side of regular army. After Surajmal death, this state declined and broke up into a number of small lands and controlled by जमींदार। यानी जब सूरजमल की जब मौत होती है तो इनका साम्राज्य पूरा बिखर जाता है, जो इनके साम्राज्य का छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है। वो छोटे छोटे टुकड़ों पे क्या होता है कि जमींदार शासन करने लगता है। अब बंगाल की बात आती है तो बंगाल के बारे में ये कहा जाता है कि बंगाल एक ऐसा प्रोविंस था जो बहुत समृद्ध हुआ करता था हर एक चीज़ में। भारत का एक बंगाल प्रोविंस ऐसा है जो हर एक क्षेत्र में अपने आप को समृद्ध बनाया था, ठीक है। तो बंगाल में देखो क्यों बंगाल की बात करते हैं तो मुर्शीद कुली खान जो बंगाल का गवर्नर था 1717 से लेके 1727 तक। कब से कब तक? 1717 से लेके 1727 तक, ठीक है। जो उसने अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ शिफ्ट कर दिया था? मुर्शिदाबाद। कहाँ पे? ढाका या ढाका बांग्लादेश में आज की डेट में पड़ता है। एंड बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिल्ली, और अपने आप को दिल्ली से अलग कर लिया था, ठीक है। वो किसके उत्तराधिकारी था? ही वाज सक्सीडेड बाय सुजाउद्दौला। उसका किसका उत्तराधिकारी था? सुजाउद्दौला का, जो 1727 से लेकर 1739 तक इसके उत्तराधिकारी थे। सब कौन थे?
यानी कि मुर्शीद कुली खान के उत्तराधिकारी कौन हुए? शुजाउद्दौला हुए, जो 1727 से 1739 तक लेके, और फिर उसके बाद अलीवर्दी खान हुआ 1739 से लेके 1756 तक। ठीक है। द प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रॉस्पेरेड अंडर दीज रूलर्स, यानी कि बंगाल के इनके शासनकाल, इन राजाओं के शासनकाल में बंगाल अपने आप को बहुत ज़्यादा समृद्ध होता है। दे रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिमूविंग द करप्ट एंड इनएफिशिएंट जागीरदार। ठीक है। दे रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिमूविंग द करप्ट एंड इनएफिशिएंट जागीरदार, यानी कि इनके शासनकाल में देखोगे तो जितने करप्ट थे, भ्रष्टाचारी थे, उन सबको हटा दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक नए जमींदार की क्लास को एस्टेब्लिश किया, जहाँ पे बहुत सारे, जिसमें बंगाली हिंदू हुआ करते थे, फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी किसी चीज़ के लिए, जो भूमि कर को वसूलने के लिए। ठीक है। ये जो जमींदार थे, ये जब नवाब के प्रति क्या होते थे? वफादार होते थे। ट्रेड और इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया गया। जो बंगाल का नवाब था वो कम्प्लीटली क्या चाहता था? वो नवाब ऑफ बंगाल हैड कंप्लीट पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जो बंगाल का नवाब था वो क्या चाहता था कि हमारे जो क्षेत्र में क्या हो? पूरी तरीके से शांति हो, समृद्धि हो, लड़ाई झगड़ा ना हो किसी चीज का। ठीक। अलीवर्दी खान ने क्या किया कि एक संधि साइन करता है, इसके साथ मराठाओं के साथ, और ये अग्री हो जाता है पे ट्रिब्यूट इन ऑर्डर टू कीप देम अवे फ्रॉम बंगाल। यानी कि अलीवर्दी खान किसके साथ? मराठाओं के साथ एक संधि साझा करता है कि आप बंगाल से हमेशा दूर रहेंगे। ठीक है। यानी कि बंगाल पे आप हमला नहीं करेंगे। बट दीज नवाब कुड नॉट रियलाइज द डेंजर दैट द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज पोज टू देयर अथॉरिटी। लेकिन ये जो बंगाल के नवाब थे, इनको उस चीज़ का मतलब, इस चीज़ का कभी अंदेशा नहीं हुआ है, अंदाज़ा नहीं लगा कि जो हमारे सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो कौन आ रहे हैं? यूरोपियंस आ रहे हैं। ठीक है। तो फिर बात कहाँ बढ़ती है? तो अलीवर्दी की मौत के बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती है? पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों पहले एक हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है। ये तीनों सटे क्षेत्र हैं। तो बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है। और बंगाल से ही उड़ीसा अलग हुआ है। ठीक है। मैसूर में ये कहा जाता है कि मैसूर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान, जो बहुत ही बोला जाता शेर, मतलब चीजें पढ़ते हैं। मैसूर, हैदर अली खान। ठीक है। जिन्होंने क्या किया था? वो हैड स्टार्टेड एज अ पेटी ऑफिसर इन द मैसूर आर्मी। जो सबसे पहले क्या थे कि मैसूर की सेना में एक तरीके से एक अधिकारी हुआ करते थे। ओवरथ्रू द रूलिंग डिनास्टी इन AD 1706 एंड हिमसेल्फ बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। उन्होंने क्या किया था? 1760 में अपने आप को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। कैसे कि जो उस समय जो राज्य जिसका शासन चल रहा था उसको उखाड़ फेंके और अपने आप को मैसूर का राजा घोषित कर दिया। ठीक है। तो हैदर अली ने मैसूर पे हैदर अली रूल्ड ओवर मैसूर अप टू 1782। हैदर अली ने मैसूर पे तकरीबन 1782 तक शासन किया था। ठीक है। ही प्रूव टू बी अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो अपने आप को एक बहुत ही ग्रेट यानी कि महान प्रशासक के तौर पे स्थापित किया। उसने देखो ही सक्सीडेड इन ओवरपावरिंग द रिबेल्स एंड ग्रेटली इम्प्रूव्ड हिज फाइनेंशियल पोजीशन। उसके खिलाफ जो भी विद्रोह करते थे उसको बड़े आसानी से उसको कुचल देता था और अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सुधार किया था। ठीक है। वो देखो कास्ट एंड क्रीड के डिस्टिंक्शन के अलग वो इन सब चीज़ों में नहीं मानता था। उसने हिंदुओं को भी ऊंचे ऊंचे पदों पे रखा था अपने शासनकाल में। जो हिंदूस थे उन हिंदुओं को भी क्या किया था अपने शासनकाल में ऊंची ऊंची पदवी दे रखी थी। ठीक।
हैदर अली खान एक महान आर्मी सेनानायक के तौर पे हुआ करता था। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, किसके खिलाफ? मराठाओं के खिलाफ, हैदराबाद के निज़ामों के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ। जो पहला है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है, कब से कब होता है? 1767 से लेके 69 के बीच में उन्होंने इंग्लिश को यानी कि अंग्रेज़ों को हरा दिया था। कौन? हैदर अली खान ने 1767 से लेकर 1769 में जो मैसूर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है उसमें अंग्रेज़ों को ये हरा देते हैं। ठीक है, फिर ये कहाँ चले जाते हैं? मद्रास, जो आज की डेट में चाइना चेन्नई है। कहाँ चले जाते हैं? वो मद्रास चले जाते हैं, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड हैड ए टफ फाइट विद द ब्रिटिश, और वहाँ पे इनके साथ इनका जो युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, बहुत टक्कर का मुकाबला होता है। ठीक है, वहाँ पे देखो क्या करते हैं उन्होंने, वहाँ पे वो अपनी कीमत को दर्शाते हैं। इवन ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो वार AD 1780-84, देखो 1780 से लेकर 1784 में सेकेंड एंग्लो वार होता है। तो क्या होता है? 1782 में इनकी मौत हो जाती है, जब युद्ध के समय ही जो दूसरा सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हो रहा था, उसी युद्ध के दौरान इनकी मौत हो जाती है हैदर अली की। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बनता है? हैदर अली के उत्तराधिकारी टीपू सूरज क्या हुआ है? हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? टीपू सुल्तान बनते हैं, जो क्या थे? वो भी एक महान शासक के तौर पे उभरे। उनके शासनकाल में ट्रेड और इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती गई। व्यापार और जो उद्योग थे बहुत अच्छे तरीके से टीपू सुल्तान के शासनकाल में भी आगे बढ़े। ठीक है, जब देखो तब फिर इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने किसानों की देखरेख के लिए भी बहुत अच्छे कदम उठाए थे। जो विदेशी इतिहासकार थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? इसके साम्राज्य को धन धान्य बताया था, समृद्ध बताया था। ठीक है, टीपू सुल्तान वाज आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है? मैसूर का चीता बोला जाता है, टाइगर बोला जाता है। ठीक है, उसको देखो एक अच्छा कवि के तौर पे भी, उनको एक अच्छे कवि के तौर पे भी जाना जाता है। ही हैड अ फैसिनेशन फॉर लर्निंग, यानी कि इनके अंदर सीखने की ललक बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इन्होंने देखो कौन कौन सी भाषाएं सीख रखी थी? मैथमेटिक्स और साइंस में इनको अच्छा खासा ज्ञान था। हिज पर्सनल लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2000 बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। इनकी पर्सनल लाइब्रेरी में तकरीबन 2000 से ज़्यादा किताबें थी। ठीक, हैदराबाद, जो डेक्कन का गवर्नर था निज़ामुल मुल्क, फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद, उसने किस राज्य की स्थापना की थी? हैदराबाद शहर का निर्माण किया था। He was one of the major leaders who helped the Mughal emperor in the overthrowing the Sayyid brothers. Muhammad Shah made him the wazir in Delhi. ठीक है, जो गवर्नर थे डेक्कन का, जो गवर्नर था उसने क्या किया? निज़ामुल मुल्क, उसने क्या किया था? हैदराबाद स्टेट की स्थापना की थी। वो देखो क्या था? ही वॉज वन ऑफ द मेजर लीडर, वो एक प्रमुख नेता था किसके, जो कि क्या किया था? सैयद ब्रदर को खाड़ फेंकने में मदद किया था। मोहम्मद शाह ने उसको वजीर बनाया था दिल्ली में, सो दैट ही वुड रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन, क्या करने के लिए? ताकि जो प्रशासनिक चीज़ें हैं उनमें बदलाव किया जा सके। ठीक, बट इट वाज अ फॉर्मिडेबल टास्क, लेकिन एक बहुत कठिन टास्क हुआ करता था। इन डिस्कस द निज़ाम रिटर्न टू डेक्कन where he ruled firmly and carved out a kingdom for himself। जब निज़ाम डेक्कन की तरफ वापस आते हैं तो वहीं पे अपना साम्राज्य की स्थापना करते हैं और शासन करते हैं। द मुगल एम्परर हैड कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल ऑफ असफजाह। जो मुगल एम्परर थे ये अपने आप को किस तौर पे देखो पेश करते हैं? द मुगल एम्परर हैड कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल ऑफ असफजाह, असफजाह के तौर पे उनको उपाधि देते हैं। So the dynasty that he founded came to be known as असफजाही डिनास्टी। इस तरीके से जो उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी उस साम्राज्य को किस नाम से जाना जाने लगा? असफजाही। which ruled Hyderabad till the state was finally merged with the Republic of India in
AD 1948। उन्होंने जब ये साम्राज्य वंश कब तक चला था, 1948 तक चला था, जब तक हैदराबाद आजाद भारत का हिस्सा न हुआ। ठीक है, बात आती है मराठास की। तो मराठास में एक से एक मराठा हुए हैं, बहुत वीर मराठास हुए हैं। अब इन मराठा की कहानियां क्या हैं सुनते हैं, देखते हैं, चलते। जो मराठास थे ये देखो सभी क्षेत्रों में एक तरीके से बहुत ही ताकतवर शासक के तौर पे उभरे थे। ठीक है, उन्होंने मुगल्स का बहुत अच्छे तरीके से सामना किया था। ठीक है, दे कन्फ्रंटेड द मुगल फ्रॉम द टाइम ऑफ शिवाजी, यानी कि शिवाजी के समय ही ये मुगलों से क्या करते थे, बैर रखते थे, उनसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। He collected a band of men and formed it into a small army। उन्होंने क्या किया था, लोगों का समूह बनाया था, उससे छोटी सी सेना का निर्माण किया था। उसने अपने सैनिकों को गुरिल्ला वार में ट्रेंड किया था, which he used to harass the much larger enemy armies of Bijapur and the Mughals। यानी कि जो इनके छोटे ही मतलब कम सैनिक थे, किसके, शिवाजी के। ठीक है, और ये क्या करते थे कि इनको अपने सैनिकों को क्या किए थे, अपने सैनिकों के ये गुरिल्ला की टेक्निक में पारंगत किए थे, जिससे ये लोग क्या होते थे कि जितने बड़े बड़े आर्मी आती थी जो, उनको छोटे से सेना लोग मिलकर क्या कर देते थे, हरा देते थे। गुरिल्ला वार का मतलब होता है ना कि छुप छुप के वार होता था। जंगल होते थे, उन जंगलों में पेड़ों के ऊपर कोई छुप गया, कोई कहाँ छुप गया, एकदम दिखता नहीं था। जब सामने जो विरोधी कोई सेना आती थी उनमें आक्रमण करते थे, उनके ऊपर तीर धनुष से हमला करते थे, ऐसे होता था। ठीक है, में उन्होंने अपने आप को क्या किया था, बादशाह घोषित कर दिया था मराठा स्टेट का, और असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ छत्रपति। और देखो राजगद्दी पे किस उपाधि के नाम पे बैठते हैं, छत्रपति के नाम से बैठते हैं। शिवाजी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, संभाजी बनते हैं। जो क्या थे, was an able ruler, ये भी एक योग्य शासक के तौर पे उभरे। However, the ruler after him were not efficient। संभाजी के बाद के जितने भी शासक हुए हैं ये योग्य शासक नहीं हुए। ठीक है, इस तरीके से जो पेशवाज होते हैं और कंसंट्रेटेड ऑल पावर्स इन देयर हैंड, इस तरीके से जो पेशवाज होते हैं ये पेशवा सारी शक्तियों को, सारे चीज़ों को अपने हाथ में ले लेते हैं। बटला दे दो। पेशवा की जो पेशवास थे देखो क्या थे, ब्राह्मण मिनिस्टर्स ऑफ मराठा, यानी कि मराठाओं के ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे। यानी कि मराठास जो थे उनके दरबार में जो मंत्री थे, ब्राह्मण मंत्री के तौर पे पेशवा रहते थे। ठीक है, तो 1713 में देखो क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ को क्या किया गया था, मराठा शासक का पेशवा नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, पेशवा नियुक्त किया गया था बालाजी विश्वनाथ को। फिर उसके बाद देखो सून ही कंसंट्रेटेड ऑल पावर्स इन हिज हैंड। जल्दी वो क्या करते हैं कि सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है, बाजीराव प्रथम, एंड देन बाजीराव। फिर उसके बाद क्या होता है, बाजीराव के बाद कौन आते हैं, बाजीराव। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक चला था, 1713 से लेकर 1761 के दौरान। ठीक है, इनकी राजधानी पूना थी, जो इस समय वर्तमान में पुणे बोला जाता है। ठीक है, पेशवा की राजधानी कहाँ थी, पूना, वर्तमान में क्या है, पुणे है। ठीक है, इन्होंने देखो अपने क्षेत्र में अपने भारत के एक बड़े क्षेत्र को मिलाया था, जिसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, दिल्ली हो गया और पंजाब के कुछ हिस्सों को अपने शासन में मिलाया था। ठीक, इन्होंने बहुत सारे देखो हैदराबाद और मैसूर टेरिटरीज पे भी कब्जा किया था। कौन, पेशवाज ने मैसूर और हैदराबाद के क्षेत्रों पर भी कब्जा किया था। जो पेशवाज थे ये बहुत चालाक होते थे और इनके अंदर ये जो टैक्टिक जो होती थी किसी भी चीज़ को
रणनीतियाँ जो होती थी युद्ध करने की बहुत तगड़ी होती थी उनके पास। दे नो देयर स्ट्रेंथ वेल, ये अपनी ताकत को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। सो दे नेवर लॉन्च डायरेक्ट अटैक ऑन आर्मीज लार्जर देन देयर रेदर। अब देखो क्या होता था, ये अपनी ताकत को जानते थे, इसलिए क्या होता था कि नेवर लॉन्च डायरेक्ट अटैक ऑन आर्मीज लार्जर देन देयर्स, यानी कि वो कभी उस सेना पे अचानक आक्रमण नहीं करते थे जो इनसे बड़ी सेना होती थी। इनके सैनिकों से बड़ी सेना जो होती थी उन पे ऐसे ही आक्रमण नहीं कर देते थे। ठीक, दे रेडेड अदर सिटीज एंड इंगेज द एनिमी इन एरियाज वेयर दे कुड इजीली हरास देयर सप्लाई लाइंस, यानी कि वे उन क्षेत्रों में जाते थे जहां उनके दुश्मन रहते थे और आसानी से उनको मार सके और उनकी नीतियों को खत्म कर सके। ठीक है, जो मराठास का जो इन्फ्लुएंस प्रभाव बढ़ रहा था, इसमें देखो बहुत निगेटिव यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों थे, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों थे। ठीक है, बट देयर पॉलिसीज ऑफ रेट्स एंड टैक्सेस दे क्रिएटेड मेनी एनिमीज फॉर देमसेल्व्स, लेकिन जो इनकी नीतियाँ थी जैसे रेट टैक्स की जो नीतियाँ थी, इससे क्या होने लगे, इनके दुश्मन ज़्यादा बनने लगे। ठीक है, यही एक रीजन था, दिस वाज द रीजन दैट नो अदर स्टेट हेल्प देम when they fought with Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat in 1761। यही एक मुख्य वजह बनी जो किसी हिंदू शासक ने इनकी मदद नहीं की जब ये अहमद शाह अब्दाली से पानीपत का तृतीय युद्ध कर रहे थे 1761 में, तो कोई शासक इनका मदद करने नहीं आया। ये क्या हुए, पेशवा जो थे ये इस बैटल में हार जाते हैं। जब इनकी हार होती है तो जो एम्पायर होता है इनका ये समाप्त हो जाता है, ब्रोक अप इनटू सेवरल स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम, इनका साम्राज्य वहीं समाप्त हो जाता है, फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट जाते हैं। ठीक है,